हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे थे हम और लगभग हमने 40 क्वेश्चन किए थे। आज उससे आगे के सवाल हम करते हैं। तो पहला सवाल है कि डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 10% की वृद्धि करना चाहता है। उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा। देखो, डीजल की कीमत 100 से हो गई 116, लेकिन व्यक्ति चाहता है कि उसका खर्च 116 ना बढ़े, केवल 10% बढ़े। यानी कि वो चाहता है कि खर्च 110 हो। इस हिसाब से उसे 6 की कमी करनी पड़ेगी। और कमी किस पे करनी पड़ेगी? बढ़ी हुई वैल्यू पर, 116 पे। जब इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो इंटू 100। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसका लगभग 5 गुना हो रहा है। देखो, 100 में 5 का करेंगे तो 500 और 16 में 5 का करेंगे तो 80, यानी कि 580 समथिंग आएगा और हमारे पास 600 है। तो ये लगभग 5 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है इसमें, 5.2। ये 6 है, ये 5 से कम है और ये 3 पॉइंट समथिंग है। तो अप्रोक्सीमेशन से करेंगे अपन तो एक ही ऑप्शन होगा 5.2। हमें सवाल हमेशा ऑप्शन को देखकर ही करना है। आदत डालनी है जितना हो सके कि सवाल की जब कैलकुलेशन करें तो ऑप्शन हमें हमारे ध्यान में रहे। तो अगला सवाल है, यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। बिल्कुल पिछले सवाल जैसे क्वेश्चन है कि मूल्य जो है वो 100 से हो गया 117। परसेंटेज इजी करने के लिए हम 100 मानते हैं इसको, ताकि इसको कन्वर्ट करने में दिक्कत ना आए। लेकिन व्यक्ति चाहता है कि खर्च 117 ना हो और खर्च हो 108, यानी कि उसे 9 की कमी करनी पड़ेगी। किस पर? 117 पर। और परसेंटेज का साइन लगाने के लिए 100 से इंटू करेंगे तो ये जाएगा 13 बार। और जब इससे इसको काटेंगे तो ये बनेगा 7.6 समथिंग बनेगा। ठीक है, तो इसको 7.6 को राउंड फिगर में लिख रखा है 7.7। अगला सवाल है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। चीनी पर व्यय का वही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% की कमी कर दी और चीनी पर अपने व्यय में X% की वृद्धि कर ली। X का मान बताना है। तो मूल्य में वृद्धि हुई, 100 से हो गई 125। अब व्यक्ति ने क्या किया कि अपने उपभोग में 4% की कमी की, यानी कि 125 पे उसने 4% की कमी की। जब इसका 4% हम निकालेंगे तो बनेगा 1/25, यानी कि 5 यूनिट कम किया इस पर। यानी कि अब उसने व्यय कितना किया? 120। और सवाल में हमसे ये पूछा है कि चीनी पर अपने व्यय में X% की वृद्धि कर ली, यानी कि उसने 100 से अपना व्यय कितना किया? 120, यानी कि अल्टीमेटली उसने 20% की अपने खर्च में वृद्धि की है। देखो, इसमें सवाल की लैंग्वेज थोड़ा कंफ्यूज करने जैसी है। ये 4% की जो कमी की है ना, ये इस बढ़े हुए खर्च पे की है, यानी कि 125 पे कमी की है ये। अगला सवाल है कि यदि संतरे के दाम में 30% से बढ़ जाते हैं तो एक व्यक्ति 208 रुपये में 12 संतरे कम खरीद पाता है। एक संतरे का वास्तविक मूल्य क्या होगा? देखो, संतरे के दाम जो है वो 30% बढ़ जाते हैं, तो 208 रुपये में 12 संतरे कम खरीद पाता है व्यक्ति। तो अगर हम इस 208 का 30% निकालें तो इसको सोल्व करने पर जो अमाउंट निकल के आएगा, उसी पैसों में तो 12 संतरे कम आए हैं। ठीक है, तो जो भी पैसे निकल कर आए हैं वो 12 संतरों की एक्चुअल प्राइस होगी। यानी कि ये जो वैल्यू आएगी ना, जो भी आए, वो 12 संतरों के मूल्य के बराबर होगी।
तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 0 से 0, देखो 12 अट्ठे होता है 104, ये डबल दे रखा है यानी कि 16 बार जाएगा ये, और ये बनेगा 48 और 10 बटे में है तो 4.8। ये वैल्यू आई जब दाम 30% बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि उस अब पूछा है संतरे की वास्तविक मूल्य, यानी कि जब दाम नहीं बढ़े थे तब का मूल्य पूछा है, यानी कि ये वैल्यू जो है ये 130% की वैल्यू है और हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। अगला सवाल है कि यदि संतरे के दाम 30% से बढ़ जाते हैं तो व्यक्ति 208 रुपये में 12 संतरे कम खरीद पाता है। एक संतरे का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। तो इस सवाल को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ी तो हम उसी अमाउंट में वो चीज़ कम खरीद पाते हैं। जैसे मान लो आप मार्केट में गए और संतरे खरीदने गए, आपको 208 रुपये के संतरे लेना थे, उसमें आते हैं मान लो कि 20 संतरे आते हैं। अब आप मार्केट में गए, उसका प्राइस बढ़ गया, जब आप दुकानदार को बोलोगे कि 208 रुपये दोगे और कहोगे कि मुझे 20 संतरे चाहिए, वो कहेगा वो बोलेगा कि इनकी प्राइस जो है वो 30% बढ़ गई है, तो आपको 208 रुपये में अब 12 संतरे कम मिलेंगे, केवल 8 संतरे मिलेंगे। ये इमेजिनेशन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो होता क्या है कि जब किसी चीज़ का भाव बढ़ता है तो उसी पैसे में हम उतनी क्वांटिटी में चीज़ नहीं खरीद पाते हैं। यानी कि इस 208 का इस 208 का अगर हम 30% निकालें तो जो वैल्यू आएगी, जो अमाउंट आएगा, उसी में तो 12 संतरे कम आए हैं। यानी कि जो भी अमाउंट आएगा वो 12 संतरों की बढ़ी हुई कीमत के बराबर होगा। क्लियर? जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा 5.2। ये बढ़ी हुई कीमत है, यानी कि ये 130 की कीमत है। जब संतरों का मूल्य 30% बढ़ाया गया तब की कीमत है 5.2। हमें निकालनी है उसकी वास्तविक कीमत, यानी कि घटे, यानी कि उसकी एक्चुअल कीमत। तो इसको 100 से मल्टीपल करेंगे, यानी कि ये आएगा 4 रुपये। अगला सवाल है कि राहुल की आय 60,000 रुपये है तथा उसका व्यय 40,000 रुपये है। यदि उसकी आय 20% से बढ़ जाती है तथा उसका व्यय 15% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो उसकी इनकम है 60,000, ठीक है, और उसका व्यय है यानी कि खर्च है 40,000, और उसकी आय 20% बढ़ी, तो बढ़ी कितनी, इसका 10% निकालेंगे तो होगा 6,000, 20% होगा 12,000, और उसका व्यय 15% बढ़ा, इसका 10% बढ़ाएंगे तो 4,000 और 15% बढ़ाएंगे तो 6,000, यानी कि खर्च उसका बढ़ गया 6,000। ठीक है, जब 60 कमा रहा था और 40 खर्च कर रहा था तो सेविंग कितनी कर रहा था, 20,000। इनकम बढ़ी 12,000, खर्च बढ़ा 6,000, यानी कि अल्टीमेटली उसकी सेविंग कितनी बढ़ी, 6,000। 6,000 बढ़ी 20,000 पे, तो 100 कितना, ठीक है, यानी क्या आएगा 30%। जो कैलकुलेशन समझाने में टाइम लगा है, अगर ये सवाल एग्जाम में आए तो मेंटली भी कर सकते हैं। हमें बताया कि यहाँ से 12,000 इसकी आय इनकम बढ़ी है और 6,000 इसका खर्च बढ़ा है, तो 6,000 उसकी सेविंग बढ़ेगी और 6,000 बढ़ेगी 20,000 पे, तो ये इतनी सी कैलकुलेशन करेंगे और हो जाएगा सवाल। अगला सवाल है, यदि चीनी का मूल्य 18% से कम किया जाता है तो एक व्यक्ति 4500 रुपये में 16.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है।
चीनी का नया मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। पिछले सवाल जैसे सवाल है कि चीनी का मूल्य 18% कम किया गया, यानी कि इस 4500 का हम अगर 18% निकालें, ये परसेंटेज से 2 जीरो हट जाएगी, ठीक है। ये जो भी वैल्यू आएगी, इसमें 16.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये 16.2 किलोग्राम चीनी की घटी हुई वैल्यू आएगी, ठीक है। कम करने के बाद, लेस करने के बाद इतने रुपए में इतनी किलोग्राम चीनी अधिक आई है, तो ये आएगी उसकी कम की हुई वैल्यू। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। ये जाएगा 18 से 9 बार और ये जाएगा 5 बार, ठीक है। और जो ये पॉइंट था, इसके ऊपर आएगी एक जीरो। ये 50 जो वैल्यू आई है, ये उसकी कम की गई वैल्यू आई है। और हमसे पूछा है चीनी का नया मूल्य, यानी कि घटा हुआ मूल्य ही हमसे पूछा है, तो ये आंसर होगा। अगर उसकी एक्चुअल वैल्यू पूछी होती, यानी कि उसकी वैल्यू कम की गई थी उससे पहले की वैल्यू, तो ये वैल्यू होती 72% की, नहीं 82% की, और हम 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं अगर बड़ी हुई वैल्यू पूछी होती तो। अगला सवाल है, किसी वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और क्रय की गई मात्रा में 30% की कमी हुई। वस्तु पर व्यय की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। देखो 36% की वृद्धि हुई, 4% की वैल्यू होती है 1/25, तो 36% की वैल्यू होगी 9/25, यानी कि 25 पे 9 की वृद्धि होगी। ये 25 इस पे 9 की वृद्धि, यानी कि प्राइस हो जाएगी 34। सेकेंड दे रखा है कि क्रय की गई मात्रा में 30% की कमी हुई। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/10, यानी कि 10 उसकी एक्चुअल वैल्यू, 3 की कमी यानी कि 7। इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 250, और इसका इससे मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 832। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये इससे 12 कम है, कितने पर, 250 पर। तो इसका 100 निकालेंगे तो ये आएगा 4.8 डिक्रीज, ठीक है। इससे कम है वैल्यू। देखो उनको आपस में इंटू करने का कारण ये था कि मूल्य, प्राइस इंटू बिक्री, यानी कि कोई चीज, उसका मूल्य और कितनी सेलिंग हुई है, दोनों का इंटू करके तो हम टोटल रेवेन्यू निकालते हैं, ठीक है। इसीलिए उनको आपस में इंटू किया था, उनको कंपेयर किया था। रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व, मतलब वो अमाउंट जो कोई चीज बेचने के बाद अपने हाथ में आता है। तो अगला सवाल है कि एक पंखे के मूल्य में 40% की कमी करने पर उसकी बिक्री में 50% की उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। 40% की वृद्धि मूल्य में, कमी, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी कि 5 पे 2 की कमी, यानी कि 3 होगा सेलिंग प्राइस उसकी। उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, यानी कि उसकी सेलिंग हो जाती है 2 से 3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 10, ये बनेगा 9, यानी कि 10 से 9 हो गया, तो यानी कि 10% की कमी। ये दे रखा है 10% डिक्रीज, एक की कमी 10 पे तो 10% की कमी। अगला सवाल है कि एक बेलन की त्रिज्या 150% बढ़ा दी जाती है और उसकी ऊंचाई 20% कम कर दी जाती है, इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आर का स्क्वायर लेते हैं और एच होता है सिंगल। इसी को सोल्व करने पर और कंपेयर करने पर
उनकी दोनों की एक्चुअल वैल्यू निकल कर आएगी। यानी कि आर का लेना है हमें स्क्वायर और ऊंचाई को एक बार ही काउंट करना है। तो जब त्रिज्या को 150% बढ़ाया जाएगा, 150% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/2, यानी कि दो दो पे 3 की वृद्धि, यानी कि त्रिज्या हो जाएगी 2 से 5, इसको डबल लेना है। और हाइट पे 20% की कमी, यानी कि 5 से हो जाएगी ये 4। ये 4 से दोनों कट जाएंगे, ये बनेगा 5:25। वृद्धि कितनी की होगी? 5 से 25 जाने पर 20 की वृद्धि होगी 5 पर 100 कितना, तो ये बनेगा 400 गुना 400% की वृद्धि। इसका मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लिखने का तरीका अलग अलग होता है, परसेंटेज में लिखे हैं या फ्रैक्शन में लिखे हैं, निकलता अल्टीमेटली परसेंटेज ही है। अगला सवाल है कि एक बेलन की त्रिज्या 60% बढ़ा दी जाती है और आधार की त्रिज्या 20% कम कर दी जाती है, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यहाँ भी त्रिज्या दे रखा है और यहाँ भी त्रिज्या। देखो दोनों त्रिज्याएं नहीं, हाइट दी होगी एक, इन दोनों में से कोई एक। तो ये आधार की त्रिज्या नहीं है, ये हाइट की वैल्यू दी गई है हमें। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे, चेंज कर देना इसको थोड़ा। हाइट को 20% कम किया गया है इसमें। फॉर्मूला वही है इसका भी, बेलन के आयतन का रे, रेडियस का हम 2 बार यूज करेंगे और हाइट का 1 बार। जब रेडियस 60% बढ़ा जाती है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, यानी कि 5 पे 3 की वृद्धि। ये 5, इस पे 3 की वृद्धि यानी कि 8। इसको 1 बार और लेना है और हाइट को लेना है डिक्रीज में 20%, यानी कि 5:4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 125, इसका इंटू करेंगे इसमें तो ये बनेगा 256। ठीक है, और इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो ये आएगा 131 आउट ऑफ 125। वृद्धि हो रही है 125 से 256, यानी कि 131 यूनिट की वृद्धि हुई है 125 पर। परसेंटेज का साइन लगाने के लिए 100 से इंटू करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये जाएगा 4 बार, ये 5, और इसका जो इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 400, 120, 520 और 524। ठीक है, 400 को पहले 100 में करना है, फिर 30 में करना है, फिर 1 में करना है, तो इससे बनेगा ये 524 डिवाइड बाय 5, तो ये बनेगा 104.8। ठीक है, इसको काट के देख लेना, 104.8 ही बनेगा। मैंने मेंशन किया है, आपको ज़रूरत लगे तो आप काट के देख लेना। जितनी ज़्यादा हो सके मेंटली कैलकुलेशन करने की आदत डालें। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा कि वो अभी से आदत डालें कि कैलकुलेशन को जितनी ज़्यादा हो सके मेंटली करें। एग्ज़ाम में ये इतना लिखना नहीं है, हमें पता है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होती है, यानी कि 5 2 बार आएगा और अगली वैल्यू भी 5/4 बनेगी। तो ये चीज़ डायरेक्ट ये लिखना है, ये लिखना है और इनको कंपैरिजन लिखना है यहाँ से। इतना करने के बाद सीधा आंसर लिखना है। अगला सवाल है कि यदि वर्ग की भुजा को 6% से बढ़ाया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो वर्ग का क्षेत्रफल तो है ए स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर, 6% की वृद्धि करना है। 6% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/50। ठीक है, 50 पे 3 की वृद्धि, स्क्वायर है भुजा का तो ये डबल आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2500, और जब इसका इंटू करेंगे 53 का 53 में, देखो 2 डिजिट का यूनिट, 2 डिजिट का मल्टीपल करने के लिए भी तरीका होता है, इसको एक एक करके नहीं करते हैं। पहले इसका इसमें करना है 3 × 3 9, फिर इसका इसमें
15 और प्लस इसका इसमें 15 और 15 30, 30 की आएगी 0, हासिल जाएगा 3, 5 इंटू 5 25 प्लस 3 28। ठीक है, इसका जब कंपैरिजन करेंगे तो ये इससे कितना ज़्यादा है, 309 ज़्यादा है आउट ऑफ 2500। परसेंटेज का साइन लगाने के लिए ये 2 जीरो हट जाएगी, 100 से इंटू करेंगे तो, और जब 25 को इससे काटेंगे तो ये बनेगा 12.3 समथिंग कुछ बनेगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है, इतनी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन जितनी ज़रूरत है उतनी करनी है, और सवालों को हमेशा ऑप्शन देखकर करना है, कभी भी बिना ऑप्शन के सवाल नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन हमें मिलेंगे एग्जाम में तो उन्हीं को ध्यान में रख के हमें कैलकुलेशन भी करना है, ऐसी आदत डालना है। बिना ऑप्शन के सवाल जो हम छोटे थे 9वीं 10वीं में करते थे, कंपटीशन में हमेशा सवाल को ध्यान में रख के ही कैलकुलेशन करना है। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, तो उसके खर्च में हुई वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। देखो यहाँ पे बोला गया है कि वो जो धनराशि पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, परसेंटेज नहीं बोल रहा है, धनराशि। ठीक है, तो हम इसकी इनकम मान लेते हैं, खर्च को एक्सपेंडिचर बोलते हैं तो इसको ई से डिनोट करूंगा मैं, इसको मानेंगे सेविंग। ठीक है, या इससे बना, मान लिया उसकी इनकम 100 रुपये थी। ठीक है, 25 यानी कि 25 रुपये वो सेव कर रहा था, यानी खर्च कितना कर रहा था 75, और उसकी इनकम बढ़ी 20% यानी कि 100 से हो गई 120 रुपये। लेकिन वो अपनी सेविंग पहले की जितनी कर रहा था, यानी कि रुपए में उसकी सेविंग पहले जितनी ही है, यानी कि वो अभी भी 25 रुपये ही सेव कर रहा है। अगर 120 कमा रहा है और 25 रुपये बचा रहा है, यानी खर्च कितना कर रहा है वो 95। हमसे पूछ रहा है कि खर्च में कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि कितनी हुई 20 रुपये की, रुपए में लिए हमने सारे इंटीजर, 20 रुपये की वृद्धि आउट ऑफ 75, और जब इसका परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे हम तो ये आएगी 3 और ये बनेगा 4, यानी कि 80/3, तो ये बनेगी 2 6 समथिंग कुछ आएगा, और एक ही ऑप्शन है ये। ठीक है, 16 आप कर लेना, इसको मेंटली करना है ये सारी चीज़ें। अगला सवाल है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय को 12% बढ़ा दिया जाए तथा उसकी बचत को 10% कम कर दिया जाए, तो खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। देखो यहाँ पे पिछले सवाल के जैसे यूनिट में वैल्यू दी गई, यहाँ परसेंटेज में वैल्यू दी गई है सारी। ठीक है, यानी कि इनकम अगर 100 रुपये है तो खर्च होगा 80, यानी कि सेविंग करेगा 20 की। इसकी इनकम बढ़ी 12% यानी कि 112 हो गई, और बचत 10% बढ़ी, तो इसका 10% होगा 2, 10% कम हुई। ठीक है, तो इसका 10% 2 होगा, यानी कि बचत हो गई उसकी 20 से 18। इनकम 112 है, बचत 18 है, तो सेविंग होगी उसकी 94, यानी कि सेविंग बढ़ी कितनी, खर्च बढ़ा कितना 14 आउट ऑफ 80। परसेंटेज का साइन लगाने के लिए 100 से इंटू करेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आधा होगा 35 और उसका भी आधा, यानी कि 17.5। खत्म सवाल, इसको काट लेना, 17.5 ही आएगा। तो सवाल है कि एक ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हुई है, जबकि उसके व्यय में 25% की वृद्धि हुई,
उसके बचत में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। तो सोल्व करते हैं इसको। ये हो गई इनकम, ये एक्सपेंडिचर और ये हो गया सेविंग। ठीक है, इनकम 100, एक्सपेंडिचर दिया गया है इसका 65, तो सेविंग होगी 35। अब दिया है कि एक्स आय में 20.1% की वृद्धि, यानी कि 100 से आय हो जाएगी 120.1 और व्यय बढ़ जाएगा 25% से, यानी कि 1/5/4 लेना है इसका। ठीक है, देखो ये चला जाएगा पॉइंट में। यहाँ से देखते हैं हम कि ऑप्शन कितने कितने दूर दूर है। देखो ऑप्शन में बहुत ज़्यादा गैप है, 5% और 11%। तो इस कैलकुलेशन को हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इसको 65 नहीं मान के 64 मान लेता हूँ। इस वाली वैल्यू को 65 नहीं मान के 64 मान लेता हूँ, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो ये जाएगा 16 बार और 16, इससे 16 टाइम जाएगा और 16 का 5 में करेंगे तो आएगा 80, यानी कि उसका खर्च हो जाएगा 80। इसको 120 मान लेता हूँ फिर से, ये इसमें जाएगा तो उसकी सेविंग आएगी 40 रुपीज़। ऑप्शन बहुत दूर दूर है, इसलिए अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेशन करेंगे ताकि इंटीजर में नहीं जाना पड़े हमें। अब यहाँ सेविंग में इंक्रीज कितना हुए हैं, 5 यूनिट का आउट ऑफ 35। देखो इसको सोल्व करते हैं तो 1/7 बनता है। 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 1/7। इसका लेना हमने 5 गुना, नहीं 5 गुना नहीं लेना है, ये तो सोल्व हो रहा है ना। 1/7 इंटू 100, तो ये बनेगा 14 सही 1/7। इसके आसपास कौन सा क्वेश्चन है, और ये इंक्रीज हुई है वैल्यू। सेविंग पहले 35 थी, इससे 40 हो गई, यानी कि डिक्रीज वाला ऑप्शन होंगे नहीं और इंक्रीज वाला ऑप्शन होगा, वो भी 11 पॉइंट के अप्रोक्स में, क्योंकि 5% और 11% में से दोनों इस वैल्यू के पास में यही है। हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं की थी, अप्रोक्सीमेशन से की थी इसलिए। अगला सवाल है, ये व्यक्ति की आय 45,000 है तथा उसका व्यय 33,000 रुपये है। यदि उसकी आय 22% से बढ़ जाती है तथा व्यय 11% से बढ़ जाता है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। फिर से भी करेंगे। ये हो गई उसकी इनकम 45,000, उसका खर्च है 33,000, यानी कि उसकी सेविंग आएगी 12,000। ठीक है, यहाँ से वो अपनी इनकम बढ़ा रहा है 22%। देखो यहाँ से 10% की वैल्यू क्या होगी इसकी, 4,500। 20% की होगी 9,000, और 10% की अगर 4,500 है तो 1% की वैल्यू होगी 450। मेंटली करना है इतना, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो निकाल के देख लेना। मैं थोड़ा शॉर्ट करके बता रहा हूँ क्योंकि जगह भी नहीं है इतने निकालने की, और इतनी चीज़ें मेंटली करना है। रफ पेज बनने से नंबर नहीं मिलते हैं, ऑप्शन टिक करने से नंबर मिलते हैं। तो हमें वही करना है, जितनी ज़्यादा हो सके मेंटली कैलकुलेशन करनी है। 20% की वैल्यू आएगी 9,000, 20 और 2% की आएगी 900, यानी कि 9,900 उसकी इनकम बढ़ी। और उसका खर्च कितना बढ़ा, 11%। 10% की वैल्यू होगी 3,300 और 1% की होगी 330। जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो होगा 3,630, यानी कि उसका खर्च बढ़ेगा 3,630। ये इनकम बढ़ी और ये खर्च बढ़ा, तो सेविंग कितनी बढ़ी जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो 9,000 में से 3,000 घटा लेंगे और 900 में से 630 घटा लेंगे, तो ये बनेगा 6,270, यानी कि सेविंग कितनी बढ़ी 6,270 आउट ऑफ 12,000।
इसी के परसेंटेज पूछा है। तो देखो ये बन रहा है, इसका अगर इसको इससे काटते हैं तो ये बनेगा 12 का 5 बार करेंगे तो 60 बनेगा, 12×60 यानी कि 50% से ऊपर आंसर आएगा। तो वो एक ही ऑप्शन है। जहाँ जरूरत हो वहीं करनी है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने के नंबर नहीं मिलते एग्जाम में, एग्जाम में मिलते हैं आंसर के नंबर, हमें वही करना है। अब नौकरी उसकी लगेगी जो ये सारी चीजें मेंटली कर पाए। उसको पता है कि 45,000 की इनकम है, इस पर 22% बढ़ाना है, वो सीधा ये वैल्यू लिखेगा, इसका ये वैल्यू लिखा, दोनों कंपेयर करेगा और सीधा आंसर टिक करेगा। इतना शॉर्ट जो करेगा उसी का पेपर निकलेगा, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है पेपर में। अगला सवाल है, राहुल की आय कितने 60,000 रुपये है तथा उसका व्यय 40,000 रुपये है। यदि उसकी आय 20% से बढ़ जाती है तथा उसका व्यय 15% से बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, पिछले सवाल जैसे सवाल है कि इनकम अगर 60,000 है, उस पर वृद्धि करनी है 20% की। 10% होगा 6,000 और 20% बनेगा 12,000। हजार को कैसे डिनोट करता हूँ मैं, 40,000 और इसका 15% बढ़ाना है। देखो 10% होगा 4,000 और 5% होगा 2,000, यानी कि व्यय जो है वो बढ़ेगा 6,000। ठीक है, 60,000 कमा रहा था, 40,000 उड़ा रहा था, तो बचा कितना रहता, 20,000। इनकम बढ़ी, एक्सपेंडिचर बढ़ा, सेविंग कितनी बढ़ी, 6,000। 6,000 बढ़ी कितने पर, आउट ऑफ 20,000, तो इसका 100 कितना, 30%। अगला सवाल है, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए, प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे, प्रतिशत अंकों में उसका स्कोर क्या था। ये बचपन से करते आए हम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 470 अंक उसके आए आउट ऑफ 600, 6 सब्जेक्ट थे उसके और पर सब्जेक्ट 100 मैक्सिमम क्वेश्चन थे, 10th में होते हैं। इसका जब परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो ये परसेंटेज से 2 जीरो हट जाएगी और ये आएगी वैल्यू 78.3 समथिंग, ये एग्जैक्ट है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। अगला सवाल है कि एक छात्र के पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, उसे 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, अधिकतम अंकों की संख्या क्या है। देखो 40% अंक चाहिए उसे पास होने के लिए, वो 40 मार्क्स लेकर आया लेकिन फिर भी 40 मार्क्स से फेल हो गया। अगर ये 40 और उससे मिल जाते तो वो पास हो जाता, यानी कि 80 नंबर लाने पर वो पास हो जाता और पासिंग मार्क्स इसको दिए गए हैं 40%। ठीक है, इसकी 100% की वैल्यू हमें चाहिए, अधिकतम अंक यानी 100%, यानी कि 200। पेन में समझाने के लिए चला रहा हूँ, बाकी पेन चलाने का क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ मेंटली हो सकता है इसमें। ठीक है, 40 + 40 80, 80 की वैल्यू दे रखी है 40% यानी कि 20 गुनी, जब 100% निकालेंगे 2 गुनी दे रखी है, मतलब 100 से इंटू करेंगे तो बनेगा 200। पेन रिक्वायर्ड नहीं है इस क्वेश्चन में। अगला सवाल है, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है परीक्षार्थी। एक अन्य परीक्षार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक बताइए। देखो दो कंडीशन दे रखी है, हम दोनों को ही पास करवा देते हैं और आपस में इक्वल कर देते हैं। किससे, कि एक परीक्षार्थी 30% अंक लेके आया
और 5 अंकों से फेल हो गया, यानी कि इसको अगर 5 मार्क्स और मिल जाते तो ये पास हो जाता, ये पास हो गया। अब एक अन्य परीक्षार्थी जो 40% मार्क्स लाया और जो नंबर लाया वो न्यूनतम पासिंग मार्क्स से 10 ज़्यादा थे, ये वैल्यू जाएगी माइनस में, प्लस में नहीं आ रहा है, यानी कि -10। अब ये दोनों पासिंग मार्क्स से पास हुए हैं, परसेंटेज से परसेंटेज को कंपेयर करेंगे और यूनिट से यूनिट को। ठीक है, यहाँ से 10% की वैल्यू आएगी, ये इधर जाएगा, ये आएगा इधर 15। ठीक है, हमें पूछा है कि आवश्यक न्यूनतम अंक उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, या 30% निकाले उसमें 5 ऐड करें, या फिर 40% निकाले और उसमें 10 ऐड करें। ठीक है, अगर 10% की वैल्यू 15 है तो 30% यानी कि इसका 3 गुना, यानी कि हो जाएगी ये 45। 30% से भी 5 अंक ज़्यादा चाहिए, यानी कि 5, यानी कि पासिंग मार्क्स होंगे 50। आप इससे भी कंपेयर करोगे तो वही बनेगा, कोई फर्क नहीं आएगा इसमें। 4 गुना लेंगे हम 40%, इसका 4 गुना करेंगे तो बनेगा 60, और -10 करेंगे तो बनेगा 50। अगला सवाल, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% तथा 40% है। ये तो नाइंसाफी है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक। तो लड़की के पासिंग मार्क्स दे रखे हैं 40%। ठीक है, लड़का जब 40% मार्क्स लाएगा तो पास हो जाएगा। अब लड़का लाया 483 मार्क्स लाया, लेकिन फिर भी वो 117 मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि 117 नंबर और उसे मिलते हैं तो वो पास हो जाता। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 600। ठीक है, और ये वैल्यू दे रखी है 40% की। अब हमें निकालना है लड़कियों के लिए न्यूनतम अंक, यानी कि 35% की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये जाएगा 15। 15 अगर 30 में करेंगे तो बनेगा 450, और 3 5 में करेंगे तो 45, यानी कि 525। ठीक है, ब्रेक करके कैलकुलेशन करना हमेशा, ताकि इजीली हो जाए, पेन नहीं चलाना पड़े, मेंटली कैलकुलेशन ब्रेक करके की जा सकती है। अगला सवाल है, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% और 30% प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो टोटल मार्क्स माना 100% है, तो एक बंदा लाया 60%, दूसरा लाया 30%, यानी कि टोटल हुआ 90%। ठीक है, तो इस 90% की वैल्यू दी गई है हमें 783। तो यहाँ से निकालते हैं हम 10% की वैल्यू, तो ये आएगी 87। ठीक है, 10% की अगर 87 है तो 100% की आएगी 870। सवाल खत्म। अगला सवाल, एक परीक्षा के लिए अधिकतम अंक 900 हैं। यदि कोई छात्र अधिकतम अंकों का 33% प्राप्त करता है तो वह 43 अंकों से फेल हो जाता है। पासिंग मार्क्स क्या है? देखो, मैक्सिमम नंबर है 900, बंदा लाया 33%, लेकिन फिर भी 43 मार्क्स से फेल हो गया। तो इस 900 का पहले 33% निकालेंगे, ये परसेंटेज से 2 जीरो हट जाएगी, इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये बनेगा 297। अब वो फेल कितने अंक से हुआ? 43 से। ये 43 इसमें ऐड करते हैं तो ये बनेगा 340 पासिंग मार्क्स। बच्चों, ये सवाल है, अभी बाप लेवल के सवाल भी आएंगे आगे।
अगला सवाल है कि विमल को फ्रेंच में 80 में से 72 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 91 अंक, स्पेनिश में 70 में से 63 अंक और जापानी में 50 में से 44 अंक मिले। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत कितना था। ठीक है, तो जितने अंक उसने प्राप्त किए, कितने में से किए, दोनों को कंपेयर करेंगे और परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इनको ऐड करते हैं। 72, 91, 63 और 44, तो इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 270। ठीक है, आउट ऑफ 80, 100, 70 और 50, यानी कि 300। ठीक है, दिख रहा है इसका 90% है, 30 ही कम है, वो 10% कम है, यानी कि 90%। अगला सवाल है, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक वाली 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अंकिता ने पहले 40 प्रश्नों में से 65% का सही उत्तर दिया। पूरी परीक्षा में 75% स्कोर करने के लिए उसे अन्य 40 प्रश्नों का कितना प्रतिशत सही उत्तर देने की आवश्यकता है। देखो, अंकिता ने पहले 40 प्रश्नों में से 65% का सही उत्तर दिया। ठीक है ना, 80 प्रश्नों की परीक्षा थी, तो अगर 40 का 65% हम निकालें तो ये बनेगा 26। ठीक है, ये नंबर उसने प्राप्त कर लिए। अब 75 स्कोर करने के लिए, यानी कि 80 क्वेश्चंस का 75% हम निकालें तो ये बनेगा 3/4 की वैल्यू बनेगी है 60। ठीक है, इस 60 में से इसने 26 तो प्राप्त कर लिए, इसको ज़रूरत कितने अंकों की और है, 34 अंकों की और ज़रूरत है। ठीक है, कितने, आउट ऑफ 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट कर लिए, 40 क्वेश्चन बाकी है, 34 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं, उसमें उसको स्कोर करना है 34 क्वेश्चंस, यानी कि ये इसका है 85%। देखो, मुझे कैसे पता है 85% ये एग्जैक्ट, इसका 10% होता है 4, हमें यहाँ पे कम है 6, यानी कि इसका 5% होगा 2, यानी कि अल्टीमेटली इसमें 15% कम है। ठीक है, इस तरीके से आया ये 80%। नंबर्स को पहचाने, थोड़ा दिमाग लगाएं, सब कुछ आ जाता है, बस चाहिए प्रैक्टिस। जब आप बहुत सारे सवाल लगा देते हैं तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक दिखने लग जाती है। अगला सवाल है कि परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में और 60% इतिहास में थे। 40% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों में 60% छात्र फेल हो गए तो छात्रों की कुल संख्या क्या है। देखो, दो तरीके से सवाल हो सकता है। जब हम 10वीं क्लास में थे तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, इंटरसेक्शन यूनियन वाला फॉर्मूला क्या था वो, कि एन ए यूनियन, ये कंपाउंड होता है यूनियन वाला, इसमें ए और बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे इसके अंदर होते थे। ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू होती थी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस इंटरसेक्शन में वो चीजें आती हैं जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मानते हैं हम 100% यूनियन। ए की वैल्यू यानी कि नागरिक शास्त्र, ये कितनी देर की है 65, बी की वैल्यू यानी कि 60%, और दोनों विषयों में इंटरसेक्शन यानी कि 40%। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 85%। ठीक है, यानी कि 85% लोग पास हुए, तो फेल कितने हुए फिर 15%, और इस 15% की वैल्यू हमें दी गई है 90 यूनिट में।
अगर 15% की वैल्यू 90 है तो हमसे पूछिए कुल छात्रों की संख्या। ये इससे जाएगा 6 बार, यानी कि 100% की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 600। इसको करने का एक और तरीका होता है, वो तरीका बताता हूँ मैं आपको। इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। देखो वेन डायग्राम का सवाल है ये, ठीक है। या तो इसको फॉर्मूले या फिर मेंटली भी किया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वो वो बताते सभी हैं, लेकिन उसके पीछे का फॉर्मूला, उसका कारण बताया था मैंने कि इसको ऐसा क्यों करते हैं, जोड़ते घटाते क्यों है। एक सेकंड। देखो ये है, कौन है, नागरिक शास्त्र वाले, और ये है इतिहास वाले, और ये है दोनों के कंबाइंड जो बीच में है ना, ये दोनों के मिक्स वाले। सबसे पहले ये मिक्स वैल्यू लिखेंगे हम 40%, ठीक है। अब ये इसमें भी है, नागरिक शास्त्र में और इतिहास में भी है। अगर 40% यहाँ है और टोटल वैल्यू 65 है नागरिक शास्त्र वालों की, तो ये बनेंगे अलग से 25% जो केवल और केवल नागरिक शास्त्र क्या करते हैं, ये पढ़ते हैं, नहीं, पास हुए नागरिक शास्त्र में। और 60%, इसका 40% तो इसमें आ गया, और 60% यानी कि 20% जो इतिहास में पास हुआ। क्लियर। तो इन तीनों को मिलाकर बनता है 85% जो कि पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए हैं, तो फिर 15% फेल हुए हैं, और 15% की वैल्यू हमें दी गई है 90, और जब इसके 100% हम फिर से निकालेंगे तो ये बनेगा 600। तो ऐसे करो चाहे वैसे करो, जैसे समझ में आ जाए उस तरीके से कर सकते हैं। दोनों ही तरीके आसान होते हैं। अगला सवाल है कि एक होटल में 60% ने शाकाहारी भोजन किया जबकि 30% ने मांसाहारी भोजन किया, और 15% ने दोनों प्रकार का भोजन किया। यदि होटल में कुल 96 लोग मौजूद थे तो कितने लोगों ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं खाया। बिल्कुल पिछले सवाल जैसे ही क्वेश्चन है ये। ये 60 शाकाहारी, ये 30 मांसाहारी, और इन दोनों में कॉमन है 15%। तो ये बनेगा टोटल, इसमें 15 और जोड़ देंगे तो ये बनेगा 75 ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ खाया। तो 25% लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ नहीं खाया। यदि होटल में कुल 96 लोग मौजूद थे तो कितने लोगों ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं खाया, यानी कि 96 का निकालना है हमें 25%। 25% की वैल्यू 1/4 होती है, और जब 1/4 से इसको काटेंगे तो ये बनेगा 2/4। क्लियर। देखो जब तक हम सीखते हैं तब तक ठीक है, हम पेन चलाएं, कैलकुलेशन करें, हर छोटी चीज़ को काटे पीटे, लेकिन जब एक बार सीख लिया हमने, उसके बाद हर चीज़ को लिखना ज़रूरी नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके मेंटली करना। अगर यही सवाल अगर मैं एग्जाम में करता ना तो मैं इससे कम पेन चलाने की कोशिश करता, ये सारी चीज़ें मेंटली कर लेता, और इस ये भी मेंटली हो जाती है। मेरे को पता है 25% की वैल्यू 1/4 होती है, मैं ज़्यादा इसको इसको 4 से काट के भले देख लेता, इससे ज़्यादा मैं एग्जाम में कुछ नहीं करता। और ये भी मेंटली हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो एग्जाम में करने का तरीका अलग होता है, और सीखते हैं ना उस समय का तरीका अलग होता है। दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है, और ये फर्क हमें रखना है तभी जाके एग्जाम निकल पाती है। वरना जैसे हम सीखते हैं, अगर लास्ट तक हम उसको एज इट इज घसीटेंगे तो फिर एग्जाम कभी नहीं निकलती है, समय निकलता है केवल। अगला सवाल है, एक परीक्षा में 47% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 51% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 42% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। देखो इसमें एक ही टर्म दे रखी है, ये उत्तीर्ण वाली, ठीक है। ये वाले विज्ञान वाले जो है वो
उत्तीर्ण हुए हैं और हमें उत्तीर्ण ही निकालना है। तो इसको चेंज कर लेते हैं, बाकी सबको नहीं करना पड़ेगा। अगर 47% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? 53%। ठीक है, तो हम फेल का निकाल रहे हैं, यानी कि विज्ञान में 53 प्लस मैथ में 51 और 42 दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि 42 यहाँ से निकल कर आएगा हमारा फेल का, यानी कि 62% लोग जो हैं वो फेल हुए हैं टोटल। हमसे पूछा है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण, 100% में से 62% फेल है, तो बचे कितना है? 38% जो कि दोनों विषय में पास हुए हैं। अगला सवाल है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत प्राप्त करके भी 16,000 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े? देखो उम्मीदवार था, दो ही उम्मीदवार होते हैं, 3 या 4 नहीं होते हैं। वो होते हैं इलेक्शन में, लेकिन जब हम सवाल करते हैं इसमें दो ही उम्मीदवार देखने को मिलते हैं। तो जो हारने वाला था उसको 30% मत प्राप्त हुए हैं, तो जीतने वालों को कितने प्राप्त हुए होंगे? 70%। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 16,000। 10% की वैल्यू आएगी 4,000 और 100% की वैल्यू आएगी 40,000। सवाल खत्म। अगला सवाल है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष और शेष महिला है। यदि 40% पुरुष अशिक्षित और 40% महिलाएं शिक्षित हैं, तो अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? तो माना कि पॉपुलेशन 100% है, मेल कितने हैं? 55, फीमेल 45। अब इसका पूछा है अशिक्षित महिलाओं की तुलना में, महिलाएं अशिक्षित चाहिए, तो शिक्षित है 40, तो इसका 60% अशिक्षित होगी। अगर शिक्षित 40% है तो 60% होगी अशिक्षित, और 45 का जब 40% निकालेंगे तो ये बनेगा 27। ठीक है, और पुरुषों को निकालना है हमें शिक्षित। अगर अशिक्षित 40 है तो 60 शिक्षित होंगे, 60%। ठीक है, ये अलग से आप निकाल लेना, मैं मेंटली कर रहा हूँ इसको। 60% की 3/2 होती है, तो 5 से 11 टाइम जाएगा, और 11 टाइम का 3 में होगा तो 33। ये आ गए लिटरेट पुरुष। अब पूछा है परसेंटेज, महिलाओं से कंपेयर किया है। ठीक है, तो ये इससे कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है, और कंपैरिजन महिलाओं से किया गया है, यानी कि बेस वैल्यू है महिलाओं की। ये जाएगा, देखो ये बनेगा 2/9। 1/9 की वैल्यू होती है 11.19%। ठीक है, 11 सही 1/9, इसका डबल यानी कि 22 सही 2/9। ये सवाल, वो जो फ्रैक्शंस वैल्यू है वो सवाल में इस तरीके से काम आती है, तो वो हमें याद करना ही है एनी हाउ, या फिर इतने सवाल लगाओ कि वो वैल्यू याद हो जाए। अगला सवाल करते हैं, एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% मत मिले, यदि कुल मतों के 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया और मतों की कुल संख्या कितने हैं? 6,40,000 हो, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की गणना करें। देखो यहाँ पे दो उम्मीदवार है ही नहीं, एक ही उम्मीदवार है, और वह है कि 6,40,000 टोटल वोटर्स थे। इसका 20% अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि मत कितने पड़े? 80%। इसका भी 70%
वैध मतों का, ये वैलिड हो गए यहाँ से यहाँ तक, इनका 70% उम्मीदवार के पक्ष में पड़े, ठीक है, और इन्हीं की हमें वैल्यू निकालनी है। तो कैलकुलेशन पूरी नहीं करते हैं, हम देखते हैं यूनिट डिजिट। 7 का जब 8 में इंटू होगा तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगा 6, 7 8 56। 6 का जब 4 में करेंगे तो 6 चौक 24, यानी कि यूनिट डिजिट आएगा 4, ठीक है। दो जगह 4 है तो यहाँ से 0 देख लेते हैं, इस परसेंटेज से और इस परसेंटेज से 1 2 3 4 0 कट जाएगी, यानी कि 2 0 लास्ट में रहेगी। ये सवाल हो जाता है खत्म। कैलकुलेशन जरूरी नहीं है, ये तरीके हमें अपनाने हैं सवाल में किसी भी हालत में। एग्जाम में अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको किसी न किसी तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सके बिना कैलकुलेशन करें। वो 10 क्वेश्चन एग्जाम टाइम में बहुत मायने रखते हैं, वही हमारी टाइम बचाते हैं और सारी क्वेश्चन उसी के बेस पे हम अटेम्प्ट कर पाते हैं। अगला सवाल, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त किए और वह 98 मतों से चुनाव जीता। कुल कितने मत पड़े? देखो ये सवाल जो है अवैध घोषित करने वाले हैं, ये शिफ्टिंग मेथड से हो जाता है, ठीक है। अच्छी प्रोसेस है, मैं बताता हूँ अभी करके। देखो इसमें 68 मत ये अवैध घोषित किए गए और फाइनली जो विजेता है वो 98 मतों से चुनाव जीता, ठीक है। जो उनका डिफरेंस था वो 98 वोट थे। अगर ये जो 68 वोट हैं ये हम जो अवैध थे वो हारने वाले क्या कहते हैं उसको, हारने वाले कैंडिडेट को दे दें, तो कहीं ना कहीं जीतने वाला जो है वो उन अनवैलिड वोट के बराबर कम वोटों से जीतेगा, ठीक है। तो अगर 98 में से मैं ये 68 वोट हटा दूं, ये 68 वोट जो अनवैलिड थे ये अगर हारने वाले को दे दिया जाए तो जीतने वाला इतने ही कम वोटों से जीतेगा। तो यानी कि जीतने वाला अब जीतेगा 30 वोटों से, वो चुनाव जीतेगा। क्लियर? इतना समझ में आया? देखो 100% वोट है, इसका 52 गया जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 48। इनका डिफरेंस है 4% का। लेकिन जीतने वाला कितने वोटों से जीता? जब अवैध वोट हम हारने वाले को दे दें तो वो 98 वोट से नहीं जीतेगा, वो जीतेगा 30 वोट से, और परसेंटेज में इसकी वैल्यू दे रखी है 4, और हमसे पूछा है टोटल मत, ठीक है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 750। ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं, इसका आंसर आएगा 750। अगला सवाल है, दो उम्मीदवार रवि और अमित के बीच चुनाव हुआ। 13 से 13.33% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। 16.66% वोट अवैध घोषित किए गए और विजेता को कुल वैध वोटों का 56.25% मिला और 5460 वोटों से जीत गया। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी? देखो इस सवाल में इस परसेंटेज की जो वैल्यू है, इनकी जो फ्रैक्शन वैल्यू वो हमें पता होना चाहिए। इस सवाल को करने का बेहतरीन तरीका बताता हूँ जो एग्जाम में करने का तरीका है, और वही हमको यूज में लाना है, ठीक है। मान लिए वो वोट है एक्स वोट, ठीक है, वोटिंग लिस्ट में मतदाता सूची में एक्स वोट है, इसका 13.33 लोगों ने भाग नहीं लिया। 13.33 लोगों ने भाग नहीं लिया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/15, यानी कि 15 में से 2 लोगों ने भाग नहीं लिया, तो भाग कितने लोगों ने लिया? 13/15। इतने लोग थे जिन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया।
इसके बाद आती है लाइन कि 16.66% वोट अवैध घोषित किए गए। 16.66% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, यानी कि 6 में से एक बंदे ने वोट नहीं डाला। तो कितने बंदों ने वोट डाला? 5 ने आउट ऑफ 6। अब आती है आखिरी लाइन, जीतने विजेता को कुल वैध वोटों का, अब तक ये वैलिड वोट है, इसमें से जो अनवैलिड थे और जिन मतदाताओं ने भाग नहीं लिया उनको हमने हटा दिया, ये सारे जो अभी तक हैं ये वैलिड वोट हैं। इसका 56.25% मिला, ठीक है, जीतने वाले को 56.25। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/16, 9/16। अगर 9/16 जीतने वाले को मिला तो हारने वाले को कितना मिलेगा? इसका 7/16, दोनों जोड़कर टोटल वैल्यू हो जाती है। 9/16 जीतने वालों को मिला, 7/16 हारने वाले को मिला, तो इनका डिफरेंस कितना है? ये है 2/16। इतने ही तो ज्यादा वोटों से जीतने वाला जीता, ठीक है। हमें वैल्यू दी गई है कि 5460 वोटों से जीत गया, यानी कि ये वोट उसे एक्स्ट्रा मिले, टोटल वोट नहीं मिले, ये वोट मिले एक्स्ट्रा। तो इन्हीं एक्स्ट्रा वोट की वैल्यू हमें दी गई है, यानी कि 2/16, इन वैलिड वोटों के 2/16 की वैल्यू हमें दी गई है 5460। अब इस कैलकुलेशन को करना है और इस सवाल को सोल्व करना है, ठीक है। ये जाएगा 3 बार, ये 3, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 5460, ये 3 × 3 × 16 इधर आएगा, और ये बटे में जाएगा 13। कैलकुलेशन कभी पूरा नहीं करनी है। देखो यहाँ एक जीरो है, और एक और जीरो बनाने के लिए हमें एक तो 5 चाहिए और चाहिए 2। अगर इस जीरो को अगर हटा लें तो ऊपर कहीं 5 नहीं बन रहा है, 2 तो बहुत सारे हैं, और नीचे भी जीरो नहीं है, तो ये जीरो कटेगी नहीं, यानी कि ऑप्शन के एंड में एक ही जीरो आएगी। एक तो यहाँ से हो जाएगा ये, और यूनिट डिजिट तो दो के सेम मिल रहे हैं, इसलिए जीरो ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि एक ही जीरो आएंगे। अगर यूनिट डिजिट अलग अलग होता है इन दोनों ऑप्शन का, तो हम फिर यूनिट डिजिट भी मैच कर लेते हैं, जीरो से काम बन जाएगा। कैलकुलेशन मैं पूरी नहीं करता हूँ, और आपको भी कोशिश करना है कि नहीं करें आप, जितना हो सके ऑप्शन से सवाल बनाएं। अगला सवाल है कि राम और श्यामल के बीच एक चुनाव में एक को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ, और इस प्रकार वह 900 वोटों से हार गया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई सामान्य या अवैध मत नहीं डाला गया, सामान्य नहीं होगा, ये अमान्य होगा, तो मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, एसएससी के जो पुराने पेपर हुए थे सभी क्वेश्चन उन्हीं में से छाटे गए हैं, कुछ रेलवे के हैं तो कुछ एसएससी के, उन्हीं पे पूरी शीट बेस्ड है। तो टोटल वोट माना 100, इसका 90%, ठीक है, क्योंकि 90% मतदाताओं ने मतदान किया। अब दिया है कि देखो सवाल की लैंग्वेज थोड़ी अलग है, सवाल कहना कुछ और चाहता है, हमें लग रहा है कि कुछ और है। ये जो है 30% है, किसी एक को प्राप्त हुआ, ये कुल मतों का दे रखा है, ठीक है। तो इन कुल मतों में से 10%, ठीक है, 90% ही वोट डाले गए, 10% जो है वो इस लाइन पे जोर इसीलिए दिए गए हैं कि अमान्य भी घोषित नहीं हुए, तो जब हम इसका 30% देंगे किसी एक को, तो एक्चुअल में इस 90% का निकलेगा, यानी कि वो निकलेगा 27, ठीक है। इसका कुल मतों का निकालेंगे तो 30 आएगा, उसमें से इसका 10% यानी कि 3 यूनिट जो है वो कम मिलेगी,
और एक और बंदे को मिलेगा 70% इस 90 का, उसको मिलेगा 63। और इन दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 36। ये दे रखा है 900। 100% की वैल्यू निकालनी है हमें। 1/4 ये होता है 2500, ठीक है ना। ये से जाएगा 25 बार और ये 100। ये क्वेश्चन खत्म। सवाल को 2 बार अच्छे से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल क्या कहना चाहता है एक्चुअल में। ये जो 30% हम निकालेंगे, ये दे तो कुल मतों का रखा है, लेकिन इसमें से 10% ऐसे है जो अनवैलिड है, वो हमें इसमें से घटाना पड़ेंगे, अदरवाइज ये सवाल होगा नहीं। अगला सवाल है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला। डाले गए 5% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक प्रत्याशी को 10,545 मत मिले जो कुल वैध मतों का 75% था। पात्र मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसको 100 मानते हैं टोटल वोट को। 80% ने वोट डाला, इसका 5% डाले गए, ये डाले गए, इसका 5% यानी कि -4%। जब 80 का 5% हम निकालते हैं तो निकलेगा 4%, यानी कि 76% वैलिड वोट है अब तक। इन वैलिड वोट का 75%, ठीक है, जो बनेगा 57, ठीक है। इसका जब 3/4 करेंगे तो ये 57 बनेगा। इसी से हमें काम है 75%, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 10,545, यानी कि 10,545 जो है इसकी वैल्यू दे रखी है 75% की, और हमें निकालनी है इसकी 100% की वैल्यू। क्लियर। देखो 2 जीरो आएंगी और 7 से पहुंचना है 5 पर, तो यूनिट डिजिट आएगा 5, यानी कि 5 + 2 0, एक ही ऑप्शन है। ये कैसे होता है यूनिट डिजिट। देखो 7 में मैं किस चीज़ का इंटू करूं कि इकाई का अंक 5 आ जाए, ठीक है। 7 में अगर 5 का इंटू करूंगा तो 7 गुण जो बनेगा 35, यानी कि इकाई का अंक आएगा 5। 7 में और उसी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका इंटू हम करें और यूनिट डिजिट आए 5, एक ही संख्या है। इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। अगला सवाल है कि चुनाव में मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 60% मतदाताओं ने मतपत्र पर खाली वोट डाले। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को सूची में सभी मतदाताओं का 47% समर्थन था और उससे अपने प्रतिद्वंदी से 308 वोट अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या थी। ये भी पूरा शिफ्टिंग का क्वेश्चन है, शिफ्टिंग मेथड से ही करेंगे इसको भी, कि 100% वैल्यू है टोटल, इसका 10% वोट नहीं डाले, ठीक है। डाले कितने ना 90% लोगों ने, इसका 47% विजेता को मिला। तो हारने वाले को कितना मिलेगा 43। अब 10% तो अनवैलिड हो गए, तो ये 43 जो है ये 90 का मिलेगा। ये 90 इन दोनों में बटेगा बराबर, जैसे कि सवाल में बोला गया है। इन दोनों का डिफरेंस है 4% का। अब जो ये 60 मत जो थे खाली डाले गए, ये अगर जीतने वाले को दे दें, नहीं हारने वाले को दे दें, तो जीतने वाला इतने ही कम वोटों से जीतेगा। यानी कि जीतने वाला कितने वोटों से जीतेगा 308 में से अगर हम 60 घटा लें तो ये बचेगा 248, ठीक है। और ये दे रखी है 4% की वैल्यू। 1% की वैल्यू क्या आएगी 62, 100% की वैल्यू आएगी 6200। शिफ्टिंग मेथड बहुत ही अच्छी मेथड है, सवाल जल्दी भी हो जाएगा, नहीं कोई कंफ्यूजन रहेगा। वरना अगर बाकी चीज़ों में उलझे रहे हम तो सवाल
करने में बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो इस मेथड को अच्छे से सीखना है। सिर्फ एक ही लॉजिक है इसमें कि जो मत अनवैलिड या खाली गए वो अगर हम हारने वाले को दे दें तो जीतने वाला उतने ही कम वोटों से जीतेगा। अगला सवाल है, चुनाव में 22% मतदाता अपने वोट नहीं डाल सके, कुल कास्ट वोटों में 15,500 अवैध हो गया, जीतने वाले ने कुल वोटिंग लिस्ट का 51% प्राप्त किया और 63,500 वोटों से चुनाव जीता, विजेता द्वारा प्राप्त वोटों की कुल संख्या कितनी। ये भी शिफ्टिंग का ही सवाल है, बिल्कुल एज इट इज पहले जो सवाल हुआ उसी पे बेस्ड है पूरा, ये आप करना खुद से। आज का लास्ट सवाल है ये, एक चुनाव में दो उम्मीदवार पी और क्यू हैं। चुनाव के दौरान 40% मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा किया और बाकी ने क्यू को देने का वादा किया। चुनाव के दिन 15% मतदाता पी को वोट देने के अपने वादे से मुकर गए और क्यू के लिए मतदान किया। 25% मतदाताओं ने क्यू के लिए वोट करने के अपने वादे पर वापस चले गए, उसके बजाय पी के लिए मतदान किया। यानी कि क्यू को जो वोट देने आए थे उसका 25% क्यू को नहीं पी को वोट देने आए देके चले गए। पी 300 वोट से हार गया, मतदाताओं की संख्या कितनी है। देखो एक तो है पी, दूसरा है क्यू। पी को 40% वोट मिलने थे तो बचे हुए 60 किसको मिलेंगे, क्यू को। चुनाव के दिन 15% मतदाता पी को वोट देने के अपने वादे से मुकर गए। अब 40 का 15%, 40 का 15%, 10% होता है 4, 15% होगा 6। 6 लोगों ने अपने वादे से मुकर गए और ये वोट चले गए क्यू को। ठीक है, अगली लाइन दे रखी है कि क्यू के लिए मतदान किया। 25% मतदाताओं ने क्यू के लिए वोट करने के अपने वादे पर वापस चले गए, उसके बजाय पी के लिए मतदान किया। अब क्यू का जो है 60 का 25%, 10% होता है 6, 20% होगा 12 और 25% होगा 6 का आधा यानी कि 18, नहीं 15। 15 लोग जो हैं वो क्यू को वोट नहीं देते हैं, ये वोट देते हैं पी को। ये सेट हो गई पूरी पिक्चर। जब इन सभी को जोड़ते हैं तो ये बनेगा 49 और ये बनेगा 51। यानी कि 59% वोट पी को मिले, 51% क्यू को मिले। डिफरेंस कितना है, 2 का। और ये क्यू जीता, पी कितने वोटों से हार गया। क्वेश्चन में दे रखा है 300, हमारे आया 2, यानी कि इसका 150 गुना। टोटल वोट होंगे इसका 100 गुना, यानी कि 15,000। ये टाइपिस्ट ने एक जीरो ज्यादा लगा दिए, 15,000 आएगा इसका आंसर। तो भाइयों आज के सवाल यही खत्म होते हैं। आई होप कि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। स्कोर बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा मैं। ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, इसी टॉपिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन वो आगे की शीट में आएंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन जो और इससे पहले वाली वीडियो में जो क्वेश्चन थे वो मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के लिए इतने सवाल काफ़ी हैं। बाय।